हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीजीसी स्टडी प्लेटफॉर्म। जीजीसी अध्ययन मंच आपका स्वागत करता है। मैं जितेंद्र यादव आज आपको इंटर सेकेंड ईयर बायो में यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर जो आपका है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में डिस्कस करना है। जबकि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं और पूरी डिटेल हमने दी थी। आज हम इनमें यानी आज के वीडियो में हम केवल इतना पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन के केवल एक पार्ट का हम डिस्कस करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन 3 प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आपका था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि वेजिटेटिव क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो आज हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। लेकिन ये कहा जाता है कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, यानी रिप्रोडक्शन मीन्स होता है जनन। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें जिसकी हिंदी होती है जनन, तो रिप्रोडक्शन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला आपका होता है री मीन्स होता है फिर से, और प्रोडक्शन मीन्स आपका होता है उत्पाद। यदि हम बात करें तो फिर से उत्पाद करने की प्रवृत्ति जो होती है वो रिप्रोडक्शन कहलाती है, अर्थात जनन कहलाती है। इन शब्दों से आपके पास डेफिनेशन मिल जा रहा है कि कोई भी जीव यदि अपने ही समान जीव उत्पन्न कर रहा हो या करने की प्रवृत्ति अपना रहा हो तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने की प्रक्रिया को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी वंशागत ये चीजें चलती आ रही हैं, क्योंकि जिन जीवों में चाहे वो छोटे हो या बड़े हो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है, या किसी तरह से चाहे प्राकृतिक हो या मानव हो, किसी तरह से इनकी इस प्रोसेस में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो ऐसे जीव जो होते हैं विलुप्त होती हैं, संकटग्रस्त में आ जाती हैं। तो फिलहाल पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने की प्रक्रिया को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। आज हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग्स, यानी सजीवों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चलिए सबसे पहले बात करते हैं एसेक्सुअल की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक या अलिंगी जनन, यानी ए माने होता है नहीं, या आ मीन्स होता है नहीं, और लैंगिक मीन्स होता है सेक्स ऑर्गन का मिलाप। यानी आप जानते हैं कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू ईच अदर इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से ही भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण के निर्माण से नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे स्थिति में कि मेल और फीमेल गैमेट्स के लिए मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का उपयोग होगा, लेकिन ऐसी स्थिति में मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन में किसी एक की आवश्यकता होगी, दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। और ऐसी स्थिति में क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसी एक से प्रोडक्शन की प्रक्रिया हो रही है, किसी एक से नए उत्पाद की प्रक्रिया हो रही है, किसी एक से फिर से उत्पाद बनने की प्रक्रिया हो रही है। कोई एक ही अपनी वंशावली चलाने की कोशिश कर रहा है, या कोई एक ही नए जीवों की उत्पत्ति करा रहा हो, चाहे इसमें नर हो या मादा हो, इससे नहीं मतलब है, लेकिन एक से ही जनन की प्रवृत्ति होगी। और ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक या अलिंगी जनन के नाम से जानते हैं, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। फिलहाल चलिए आगे देखते हैं कि ये प्रक्रिया कब स्टार्ट होती है। कहते हैं कि जब जनन की प्रक्रिया हो तो उसे हम लाइफ स्पॉन्स अर्थात कहने का मतलब जीवन अवधि के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल जीवन अवधि क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं, जिसे हम लाइफ स्पॉन कहते हैं। यानी जीवन अवधि क्या है,
तो जीवन अवधि का मतलब होता है कि किसी भी जीव का, यानी किसी जीव का जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु की, यानी किसी भी जीव का जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक, जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु की अवधि को ही हम क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। यानी किसी भी जीव को जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु की अवधि को, प्राकृतिक मृत्यु की अवधि को मृत्यु के समय को जीवन अवधि कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। यानी कोई भी जीव जब पैदा होता है तब से लेकर जब तक उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो जाती है, उस बीच लगने वाला जो समय होता है, यानी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच जो समय लगता है, उसी समय को ही हम क्या कहते हैं, जीवन अवधि के नाम से जानते हैं, लाइफ स्पैन के नाम से जानते हैं। फिलहाल आप जानते हैं कि पूरे विश्व में तमाम तरह के जीव हैं, कुछ इसमें हायर कैटेगरी में आते हैं, कुछ लोअर कैटेगरी में आते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, कुछ विशालतम जंतु होंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अपनी संरचना और अपने कार्य के आधार पर, यानी अपनी संरचना और अपने कार्य के आधार पर प्रत्येक जीवों का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है, अलग अलग जीवन अवधि होती है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर कि एक एलिफेंट की, यानी एक हाथी की अगर हम बात करें, तो हाथी जो है इसकी अवधि लगभग 65 से 90 वर्ष तक होती है, यानी 65 से 90 वर्ष की होती है। यानी ये लाइफ, इनकी जो लाइफ स्पॉन्स है वो 65 से 90 वर्ष की होती है। जबकि एक अगर हम कुत्ते की बात करें, यानी एक कुत्ते की बात करें, तो कुत्ते की प्रक्रिया जो होती है वो लगभग 20 से 30 वर्ष तक होती है, 20 से 30 वर्ष तक होती है। लेकिन वही अगर हम बात करें गुलाब की, यानी अगर हम वही गुलाब की बात करें तो ये 5 से 7 वर्ष तक होती है। यानी इनकी लाइफ अवधि क्या है कि 5 से 7 तक होती है। लेकिन अगर यही हम फ्रूट फ्लाई अर्थात फल मक्खी की बात करें, फल मक्खी की बात करें, यानी जिसे फ्रूट फ्लाई, जिसे आप जानते हैं कि फ्रूट फ्लाई की अगर हम बात करें तो इनकी जो अवधि होगी वो 20 से 30 दिन तक होती है, 20 से 30 दिन तक होती है। लेकिन अगर वहीं हम तोते की बात करें तो ये 140 वर्ष से अधिक, यानी 140 वर्ष लगभग होता है, लगभग 140 वर्ष होता है। यानी आप देख रहे हैं कि प्रत्येक जीव की संरचना, प्रत्येक जीव का लाइफ स्पैन उनकी संरचना के ऊपर निर्भर करता है। तो इसी तरह से अब क्या है कि अब इसमें क्या है कि अगर मक्खी है जिसकी अवधि 20 से 30 दिन है, उसमें भी वो क्या करेगी, 20 से 30 दिन में ही अपने रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेगी। और वहीं अन्य जीव जो हैं उनके लिए काफी समय है ऐसी प्रक्रिया अपनाने के लिए। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि अलैंगिक जनन क्या है, यानी अलैंगिक जनन कैसे होता है। तो ये जीवन अवधि की बात थी, अब बात आते हैं अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन में अगर हम देखें तो अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है, अलैंगिक जनन को एक और नाम दिया गया है जिसे हम सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन अर्थात एकल जीव जनन
आपको हेडिंग से ही स्पष्ट हो जा रहा है। एकल मीन्स होता है एक जीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जनन मीन्स होता है फिर से उत्पाद करना, यानी किसी एक से, यानी आप जानते हैं कि सिंगल मीन्स होता है अकेला, यानी अकेले किसी जीव से नए जीव की उत्पत्ति की प्रक्रिया जो होगी वही आपकी क्या कहलाती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। वैसे अगर देखा जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता जो है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर किसी भी जीवों में पाया जा सकता है, उनकी संरचना के आधार पर, चाहे वो एक कोश की हो या फिर बहुकोश की हो। हालांकि अगर हम बात करें चाहे वो जटिलतम जंतु हो या सरलतम जंतु हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में पाई जाती हैं, चाहे मल्टीसेलुलर हो या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कई तरह से होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है कई विधियों द्वारा होती है। आज हम उन्हीं विधियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुल मिलाकर के 6 विधियां, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 6 विधियां हैं। पहली विधि आपकी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, द्विविभाजन। पहली विधि आपकी जो है वो द्विविभाजन, द्विविभाजन। तो द्विविभाजन की अगर हम बात करें तो जिसे हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन का नाम दिया जाता है। चलिए आपको देखते हैं कि द्विविभाजन है क्या। अगर हम बात करें द्विविभाजन क्या है, तो द्विविभाजन का मतलब होता है, आप जान रहे हैं कि द्वि मीन्स अगर इसको अलग कर दिया जाए तो 2 हो जाएगा, और विभाजन मीन्स होता बंटवारा, यानी कोई भी जीव यदि अकेले से वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, कोई भी जीव यदि अकेले से वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविभाजन कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन का नाम देते हैं। यानी यदि मान लीजिए कोई भी, अक्सर ये चीजें निम्न कोटि के एक कोशिकीय जीव अर्थात यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, एक कोशिकीय जीवों में देखने को मिलता है कि एक कोशिका उनकी कोशिका अकेली यदि डेवलपमेंट करके 2 भागों में बट जाती है और दोनों भाग अलग अलग हो जाते हैं, तो ऐसे डिवीजन को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन का नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर हम बात करते हैं अमीबा की या फिर यूग्लिना की अगर हम बात करें, चलिए देखते हैं यूग्लिना की अगर बात करते हैं। आपको पता है कि यूग्लिना इट इज यूनिसेलुलर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी यह एक कोशिकीय और सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाला जीव होता है। यूग्लिना जो है ये प्रोटोजोआ का एक मेंबर से है जो यूनिसेलुलर और माइक्रोस्कोपिक है। अगर इसमें इनके पास एक ही कोशिका है, अगर ये कोशिका अपने आप में डिवाइड हो करके 2 यूग्लिना का निर्माण कर लेती हैं, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को, ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं या द्विविभाजन का नाम देते हैं। चलिए आगे हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा रिप्रोडक्शन क्या है। दूसरा आपका है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन यानी दूसरा जो आपका है वो है बीजाणु जनन। दूसरा जो आपका है वो है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या है, यानी बीजाणु जनन की प्रक्रिया को, बीजाणु जनन को हम स्पोर फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, स्पोर फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, स्पोर फॉर्मेशन कह सकते हैं, या फिर इसे आप ये भी कह सकते हैं स्पोरुलेशन,
स्पोरुलेशन कह सकते हैं, यानी स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन का नाम दिया जा सकता है। अर्थात अगर हम बात करें बीजाणु जनन की, तो एक कोशिका बीजाणु जो होता है यानी स्पोर्स जो होता है वो एक कोशिकीय पतली भित्ति का बना हुआ होता है। स्पोर जो है वो आपके एक कोशिकीय पतली भित्ति के बने होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने अंदर स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कवक की बात करें या फिर कहने का मतलब शैवाल की बात करें, तो शैवाल और कवक क्या करते हैं कि अपने अंदर फॉर्मेशन करते हैं स्पोर का, और वो स्पोर जब मैच्योर हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, शैवाल और जो कवक होते हैं उनकी भित्ति फट जाती है, और जो स्पोर होते हैं वो भित्ति फटने के कारण बाहर निकल जाते हैं और वायु के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिनके कारण जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के सहारे पहुंचते हैं तो अनुकूल वातावरण और मिट्टी उन्हें जब प्राप्त होती है तो वो अंकुरित होकर के नए शैवाल और कवक का फॉर्मेशन करते हैं। कि मान लीजिए सपोज दैट अगर हम बात करें कि ये आपका शैवाल या कवक का कोई कोशिका है। अब ये कोशिका क्या करती है कि अपने अंदर छोटे छोटे स्पोर का फॉर्मेशन करती है, यानी छोटे छोटे स्पोर का क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है। अब यही स्पोर कैसे हैं, पतली भित्ति वाले यानी थिन वॉल्ड होते हैं, पतली भित्ति वाले होते हैं, और पतली भित्ति वाले होते हैं और क्या करते हैं कि ये इसी के अंदर निर्माण करते हैं। अब देखो यहाँ लिखा हुआ कि स्पोर फॉर्मेशन, यानी स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, स्पोर का फॉर्मेशन वही करेगा जो निम्न कोट में जिनमें स्पोर के माध्यम से जनन की प्रक्रिया होगी वही फॉर्मेशन करेगा। अब ये अपने अंदर स्पोर बनाया, स्पोर बनाने के बाद क्या हुआ कि जब स्पोर मेच्योर हो गए इनके अंदर तो इनकी ये भित्ति फट जाती। अब जब ये भित्ति फट जाएगी तो स्पोर क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, और ये स्पोर बाहर निकलेंगे तो स्पोर एक छोटे अणु हैं, और छोटे अणु हैं तो वायु के सहारे एक स्थान से ये दूसरे स्थान पर भ्रमण कर जाएंगे, वायु के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, और जब वायु के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो उन्हें अनुकूल वातावरण मिलेगा, तो यही स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट करके नए पौधों का फॉर्मेशन करते हैं। अगर ऐसे प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, स्पोर फॉर्मेशन या फिर बीजाणु जनन कहलाती है। चलिए अगर आगे हम बात करते हैं, तीसरा आपका होता है मुकुलन। तीसरी जो प्रक्रिया आपकी होती है मुकुलन, तीसरी प्रक्रिया जो आपकी है वो मुकुलन है। मुकुलन को हम दूसरी भाषा में बुडिंग कहते हैं, बुडिंग, यानी मुकुलन को ही दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है, बुडिंग कहा जाता है। बुड का मतलब होता है एक बाहरी उभार, यानी किसी भी जीव के वाह संरचना में, किसी भी जीव के वाह संरचना में अगर आकस्मिक रूप से एक उभार आ रहा है तो वही प्रक्रिया की क्या कहलाती है, बुड कहलाती है, मुकुल कहलाती है। और वही उभार यदि उससे अलग हो करके, टूट करके अनुकूल वातावरण पाने के बाद नए जीवों का फॉर्मेशन करता हो, नए जीव का निर्माण करता हो, तो ऐसे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, मुकुल्स कहा जाता है। यानी आप बात करें कि किसी जीव के वाह संरचना में आकस्मिक होने वाले उभार को ही बुड्स कहा जाता है, मुकुल कहा जाता है। और वही उभार क्या करता है, वही उभार अनुकूल परिस्थितियों में उस जीव से टूट करके अलग हो जाता है और अनुकूल परिस्थितियों में जर्मिनेट करके नए जीव का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं ईस्ट का। ईस्ट बोले तो खमीर, खमीर की अगर हम बात करें तो ईस्ट जो है ये इसकी संरचना, इसमें कोशिका है। अब इसकी संरचना तो ये है, लेकिन आकस्मिक रूप से अगर इसके अंदर कोई उभार होता है तो इसी उभार को हम क्या कहते हैं, बुड कहते हैं। यानी पहले इसकी संरचना कैसे थी, गोल थी, अब इसमें क्या हुआ, आकस्मिक रूप से कोई चीज बढ़ गया, उनकी बाहरी भित्ति आकस्मिक रूप से बढ़ गई, और यही बढ़ी हुई जो भित्ति है इसी को हम क्या कहते हैं, बुड्स के कहते हैं। और यही बुड्स क्या करता है, जब यहाँ से टूट करके अलग होगा, यही बुड्स जब यहाँ से
टूट करके अलग होगा तो ये क्या करेगा, जर्मिनेट करके नए जीव का फॉर्मेशन करेगा। ये यहाँ से जर्मिनेट करके पुनः नए ईस्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, जर्मिनेट करके नए ईस्ट का निर्माण कर लेगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बुडिंग या मुकुलन विधि का नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कलिका, आगे बात आती है चौथा जो आपका है कलिका। कलिका की अगर हम बात करें तो कलिका को हम दूसरी शब्दों में वुड फॉर्मेशन कहते हैं, वुड फॉर्मेशन कहते हैं। कलिका को दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं, वुड फॉर्मेशन कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि वुड फॉर्मेशन होता क्या है, या वुड फॉर्मेशन से किस तरह से निर्माण की प्रक्रिया होती है, या वुड फॉर्मेशन किसे कहते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया में आप जानते हैं, तो कभी कभी देखा गया है कि पत्ती या तने के अग्रभाग पर, यानी कभी कभी देखा गया है कि पत्ती व तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। कभी कभी ये देखा गया है, यानी कोई भी पौधा हो, मान लीजिए पौधा है, तो पौधा में ये देखा गया है कि पत्ती या तने के अग्रभाग पर, कोई पौधा है उसके पत्ती या तने के उसके अग्रभाग पर कुछ हरे रंग की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कलिका कहते हैं। यानी क्या है कि मान लीजिए कोई पौधा है, तो ये अगर पौधा है तो इस पौधे के, चलिए देखते हैं, यानी कहा गया है क्या कि कभी कभी देखा गया है कि पत्ती या पौधे के अग्र सिरे पर कुछ हरे रंग की संरचना पाई जाती है, और वो हरे रंग की संरचना जो होती हैं वो कलिका कहलाती हैं। और वही हरे रंग की जो संरचना होती है, जब इस पौधे से या पत्ती से टूटकर अलग हो जाती है, और अलग होने के बाद क्या करती है, अनुकूल वातावरण प्राप्त कर लेती है, और अनुकूल वातावरण प्राप्त करने के बाद वो जर्मिनेट करके नए पौधों का निर्माण करती है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, वुड फॉर्मेशन या कलिका निर्माण का नाम दिया जाता है। वुड फॉर्मेशन या कलिका निर्माण का नाम दिया जाता है। चलिए एक बार डिफिनीशन हम फिर से स्पष्ट कर दे रहे हैं कि कभी कभी पौधे के पत्तियों या तनों के अग्रभाग पर, कभी कभी पौधे के पत्तियों व तनों के अग्रभाग पर कुछ हरे रंग की संरचनाएं देखने को मिलती हैं, और वही हरे रंग की संरचनाएं जो होती हैं वो कलिका कहलाती हैं। और वही टूटने के बाद, अनुकूल वातावरण पाने के बाद ये क्या करती हैं, निर्माण करके नए पौधों का निर्माण करती हैं। यानी जब यही वृक्ष टूट करके अलग होंगे तो अंकुरित होकर के नए पौधों का निर्माण करती हैं, और ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं, कलिका निर्माण कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं खंडी भवन या पुनरुद्ध भवन। आगे जो हमारा आता है, आगे जो प्रक्रिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, खंडी भवन या पुनरुद्ध भवन, खंडी भवन या पुनरुद्ध भवन, खंडी भवन या पुनरुद्ध भवन। जबकि खंडी भवन को फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन का नाम दिया जाता है। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। तो ये आपका पांचवा है, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन का मतलब होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है खंडी भवन, यानी कोई भी संरचना हो, किसी भी जीव की संरचना हो, अगर वो पूरी तरह से खंडित हो चुका है, किसी भी जीव की संरचना हो अगर वो पूरी तरह से खंडित हो चुका है, और खंडित होने के बाद उसका प्रत्येक खंड जो है वो पुनः निर्माण कर ले रहा है, यानी
कोई भी प्रक्रिया में कोई भी जीव हो, मान लीजिए ये जीव है, अगर सपोज दैट हम बात करते हैं अमीबा का, चलिए अमीबा का तो कोई आकृति नहीं होती है, अगर मान लीजिए अमीबा, अगर ये कई टुकड़ों में बट जाए, इसका केंद्रक कई टुकड़ों में बट जाए, तो ये प्रक्रिया क्या होगी, खंडी भवन हो गई। और फिर इसका प्रत्येक टुकड़ा निकल करके नए अमीबा का फॉर्मेशन करता हो, प्रत्येक टुकड़ा निकल करके नए अमीबा का फॉर्मेशन करता हो, तो ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन और पुनरुद्भवन का नाम दिया जाता है, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन कहा जाता है। यानी टूट जाना और टूटने के बाद प्रत्येक टुकड़े को अपने आप में पुनः नए जीव के निर्माण में लगा देना, यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, खंडी भवन या पुनरुद्भवन कहलाती है। चलिए आगे हम बात करते हैं लास्ट और अंतिम टॉपिक का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लास्ट जो आपका है वो देखते हैं। लास्ट जो आपकी टॉपिक है वो आपका है पुटी भवन। छठवां जो आपका है पुटी भवन। पुटी भवन को हम क्या कहते हैं, इंसाइटेशन। इंसाइटेशन। पुटी भवन क्या है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आप जानते हैं कि अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल। अमीबा गमन के लिए कूटपाद का इस्तेमाल करता है, कूटपादों के माध्यम से चलता है। यानी ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो अमीबा जो है विशेष परिस्थिति में कूटपाद के माध्यम से चलता है, बस विशेष परिस्थिति में जो उसके पास कूटपाद होते हैं वो कूटपाद को वापस लेकर के, यानी अपने अंदर इकट्ठा करके उस पर त्रिस्तरीय संरचना बना लेता है। यानी अमीबा जिसके माध्यम से भ्रमण करता है वो कूटपाद होता है। विशेष परिस्थिति में अमीबा क्या करता है, उस कूटपाद को इकट्ठा करके उस पर त्रिस्तरीय संरचना बना लेता है, और वही त्रिस्तरीय संरचना जो होती है शिष्ट कहलाती है। और बाद में वही शिष्ट फटते हैं, या वही शिष्ट से बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा का फॉर्मेशन होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटे छोटे अमीबा को फॉर्मेशन करने के लिए अपने कूटपाद को इकट्ठा करके उस पर त्रिस्तरीय लेयर बना देता है, और उसी कूटपाद में फॉर्मेशन करता अमीबा का। और जब पूरी तरह से वहाँ डेवलपमेंट हो जाता है तो वो फट जाते हैं त्रिस्तरीय लेयर, और छोटे छोटे अमीबा क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो इस तरह से अगर ऐसी प्रक्रिया हो रही है, यह अक्सर अमीबा में देखा जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पुटी भवन कहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि ये तो हमारा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये था, आगे हम इसी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए। यदि आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।